अगर किसी के साथ वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या बायस्ड डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो वो एम्प्लॉई कैसे इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं? एक कोई भी स्पेसिफिक ऐसी लेजिस्लेशन आज तक बनी नहीं है। अगर लड़कियों के साथ किसी भी तरह का हैरेसमेंट होता है तो उसके लिए पॉश एक्ट है, बट लड़कों के साथ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसके लिए कोई एक्ट नहीं है। ऐसा कोई केस आ गया जहाँ पे किसी लड़की के साथ वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है और आपने एक्शन नहीं लिया इवन आफ्टर हर कंप्लेंट, तो कंपनी बंद करनी पड़ सकती है। अगर किसी एम्प्लॉई को उसकी कंपनी टाइम पे सैलरी नहीं देती है तो उसके पास क्या लीगल ऑप्शंस है? वो कहाँ जाए कि वो अपनी सैलरी ड्यूज अपने एम्प्लॉयर से निकलवा सके? एम्प्लॉय का जो हक है वो कोई नहीं मार सकता। ये तो एम्प्लॉय अच्छे से समझ लें। आप समरी सूट फाइल कर सकते हैं। समरी सूट बहुत स्पीडी प्रोसीजर है, ये एम्प्लॉयज को नहीं पता। अगर एम्प्लॉयर ने लिखा है कि हम आपको इमीडिएट बेसिस पे टर्मिनेट कर सकते हैं और आपने उस पर साइन कर दिया है तो आप टर्मिनेट हो जाओगे, फिर आप आवाज़ नहीं उठा सकते अपनी। किसी को नहीं पता है कि जब अग्रीमेंट में अगर आप आर्बिट्रेशन क्लॉज साइन कर देते हैं तो आपका जो सिविल राइट है वो खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इन्वॉल्व नहीं होता ऐसे केसेस में जहाँ पे आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है। आर्बिट्रेशन और सिविल में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा बताओ। रिसेंट केस एक दिल्ली हाई कोर्ट में आया था जहाँ पे एम्प्लॉय का 2 साल का कमिटमेंट पीरियड था, लेकिन उसने 1 साल में रिज़ाइन कर दिया। तो बचे हुए 1 साल का जो सेटलमेंट हुआ वो 3 लाख रुपए में हुआ और एम्प्लॉय को 3 लाख रुपए कंपनी को देने पड़े। कई एम्प्लॉयज ऐसे भी होते हैं जो कंपनी के एसेट लेके भाग जाते हैं। एम्प्लॉयर को ये देखना ज़रूरी है कि मैं ऐसा अग्रीमेंट बनाऊँ कि मुझे नुकसान ना हो, और एम्प्लॉयज़ को ये देखना ज़रूरी है कि मेरे राइट्स तो वायलेट नहीं होंगे कहीं। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे पॉडकास्ट द राहुल रंजन शो में। आज के इस पॉडकास्ट में हम कॉर्पोरेट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कॉर्पोरेट लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। हर प्रकार के बिजनेस ओनर्स एक कॉर्पोरेट लॉ के अंदर बंधे होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बिजनेसमैन इन लॉ को फॉलो करता है, और इसका सीधा नुकसान होता है उनके एम्प्लॉयज पे पड़ता है, क्योंकि उन्हें वो राइट्स नहीं मिल पाते जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं। तो जितने भी लोग जो जॉब कर रहे हैं प्राइवेट में मेनली, उनके लिए ये एपिसोड हम लेकर आए हैं, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए एक्सपर्ट के तौर पे मौजूद है एडवोकेट कनिका भारद्वाज जी। कनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट द राहुल रंजन शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, अब ये बताइए कि आप कॉर्पोरेट लॉ में जो हम काम बात करने वाले हैं आज, ज़्यादातर देखा गया है कि बड़ी कंपनी तो इसको बहुत सीरियसली लेती है, लेकिन छोटे बिजनेस ओनर्स ये सोचते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो जनरल बिजनेस कर सकते हैं, एंड दे डोंट फॉलो इट। तो क्या लगता है कि ये कॉर्पोरेट लॉ जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए है या छोटी कंपनियों के ऊपर भी अप्लाई होता है? जी देखिए, कॉर्पोरेट लॉ सभी कंपनीज़ के लिए अप्लाई होता है, चाहे वो छोटी कंपनीज़ हो या वो बड़ी कंपनीज़ हो, चाहे वो MNC हो या नया स्टार्टअप हो, सभी पे इक्वली अप्लाई करता है। बट मेरे हिसाब से देखिए, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो MNCs हैं, LPOs हैं, IPOs हैं, इनके पास एक ऑलरेडी लीगल टीम होती है बैक एंड पे जो उनका सारा काम करती है। राइट। आज के टाइम पे स्टार्टअप्स इतने लेवल पे बढ़ रहे हैं, हर कोई अपना नया स्टार्टअप खोलना चाहता है, इतने नंबर पे नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको लीगल एस्पेक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो पीछे चले जाते हैं। लीगल डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप छोटे से छोटी सी चीज़ लेके चलिए, हम बेसिक से बेसिक अग्रीमेंट लेके चलते हैं। एक स्टार्टअप या कोई भी कंपनी बिना अग्रीमेंट के चल ही नहीं सकती। राइट। बट जो स्टार्टअप्स हैं उनको नहीं पता कि कौन से अग्रीमेंट है, उनमें कितने क्लॉजेस हैं, कौन से क्लॉजेस फेवर में जा रहे हैं। अगर वो एग्रीमेंट करेंगे किसी बड़ी कंपनी के साथ तो डेफिनेटली जो बड़ी कंपनी है वो स्टार्टअप्स को कहीं ना किसी क्लॉज में फंसा देगी। राइट। तो एक छोटी सी बात मैंने अग्रीमेंट की कि अग्रीमेंट एक सबसे छोटा एस्पेक्ट है, इससे बड़े बड़े बहुत एस्पेक्ट्स हैं। तो डेफिनेटली जो कॉर्पोरेट या बिजनेस लॉ में बोलूँगी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप्स के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। स्टार्टअप्स को आज इस शो के माध्यम से जो भी स्टार्टअप है वो अगर मुझे सुन रहा है तो प्लीज़ अपने लीगल डिपार्टमेंट पे ज़रूर काम करिए। एक कॉर्पोरेट लॉयर ज़रूर अपने
टच में रखिए, हाँ, चाहे टीम में आप रखिए। एग्जैक्टली चाहे आप उसे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर कर लीजिए, रिटेनर अगर आप नहीं कर सकते, अगर आपकी टीम नहीं है तो एक आउट हाउस काउंसिल आप हायर कर लीजिए, लेकिन आप टच में रहिए कॉर्पोरेट लॉयर के। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि कब आपकी कंपनी जो है वो इतने बड़े लॉस में चली जाएगी, आपको कौन सा डैमेज या कौन सा आपको कॉम्पनसेशन कब पे करना पड़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आप चले जाएंगे लॉसेज में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो ऑब्वियसली उनका जो आइडिया है वो उसको एग्जीक्यूट करें, लेकिन साथ में एक लीगल डिपार्टमेंट, एक कॉर्पोरेट लॉयर अपने साथ लेके चलिए। अच्छा, कंपनी की जब आप बात करती हैं, बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी, चलो उसमें समझ में आता है कि एक ऑफिस स्पेस हम इमेजिन कर रहे हैं जिसमें 2-4 स्टाफ से लेकर 100, 200, 500 या 1000 स्टाफ बैठ के काम कर रहे हैं। आपने कहा दोनों के लिए कॉर्पोरेट लॉ इक्वली अप्लाइड होता है। अब जो लोग बिजनेसेस, स्टोर्स, रिटेल्स में हैं, जो दुकान चला रहे हैं, उनके ऊपर ये कॉर्पोरेट लॉ अप्लाई होता है या नहीं होता है? जी देखिए, एक शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है जो शॉप्स के ऊपर अप्लाई होता है। जब मैं बात करती हूँ कॉर्पोरेट लॉ की, तो कोई भी लॉ, जैसे अगर लेबर लॉ भी मैं समझती हूँ, एक बहुत ही एक छोटा सा रेस्ट्रिक्शन ये है कि अगर 10 एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास तो कोई भी लेबर लॉ, कॉर्पोरेट लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर 10 से कम एम्प्लॉयज़ हैं तो एप्लीकेबल नहीं होगा। 10 से, लेकिन ये शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट पे अप्लाई नहीं करता। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट सारी शॉप्स पे अप्लाई करता है, चाहे एक ओनर हो, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे 2 ओनर्स हो, चाहे वट एवर इट इज़। ठीक है, तो शॉप्स पे तो ये एक्ट अप्लाई हो गया। अगर हम लेबर लॉज की बात करें स्पेसिफिकली, तो 10 एम्प्लॉयज़ अगर हैं तभी लेबर लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर 10 से कम है तो लेबर लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। 10 से कम पे कॉर्पोरेट में लेबर लॉ एप्लीकेबल जी नहीं, कॉर्पोरेट लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, लेबर लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। हालांकि और रेमेडीज हमेशा अवेलेबल है। अब जैसे बिजनेस लॉज हैं, अगर हम बात करें रिकवरी की, तो रिकवरी तो हो सकती है, बाकी सारी रेमेडीज अवेलेबल हैं। रिकवरी हो सकती है, BNS अप्लाई हो सकता है, जो जितने भी लॉज है BNSS अप्लाई हो सकता है, सिविल लॉ हमारा अप्लाई हो सकता है, अदर रेमेडीज आर ऑलवेज अवेलेबल। मिनिमम लेकिन वेज एक्ट है जी, उसके अनुसार गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि मिनिमम इतना वेज तो देना ही है आपको। बिल्कुल। लेकिन शॉप्स जो होते हैं वो उतनी मिनिमम वेज को नहीं देते, तो क्या उनके ऊपर कोई लेबर लॉ अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके ऊपर? देखिए, अब लेबर लॉ ऑब्वियसली अप्लाई होता है। और देखिए, वेजेस मैं बता दूं आपको, एज पर द वेजेस एक्ट, अगर आपकी 24,000 तक की जो वेजेस हैं, वो व्यक्ति, चाहे वो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट में हो, चाहे वो किसी बहुत बड़ी कंपनी में हो, चाहे वो किसी छोटी कंपनी में हो, वो लेबर लॉ, जो लेबर कमिश्नर होता है उसके पास जा सकता है। उसके ऊपर लेबर ट्राइब्यूनल एप्लीकेबल होता है। देखिए, वर्कर और एम्प्लॉय में भी डिफरेंस है। वर्कर होता है जो वेजेस पे काम करता है, एम्प्लॉय होता है जो एग्जैक्टली जो सैलरी पे काम करता है। तो इसकी भी एक अलग तरह की बाइफर्केशंस हैं। तो लेकिन ताकि हमारे व्यूअर्स बहुत ईजिली समझ पाएँ इस चीज़ को, तो मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आपकी सैलरी 24,000 तक है तो आप किसी भी अपने डिस्ट्रिक्ट के लेबर कमिश्नर में के पास जाके अपनी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। और लेबर कमिश्नर से आप ये भी बोल सकते हैं कि सेटलमेंट कराइए या नहीं। हर राज्य का मिनिमम वेज अलग है। दिल्ली का 18,500 है मिनिमम वेज, जी 18,500। 24,000 और 18,500 में क्या डिफरेंस है? देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द स्किल्स। अब स्किल्ड एक होता है स्किल्ड वर्कर, एक होता है अनस्किल्ड वर्कर, एक होता है मैनेजरल पोस्ट पे, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पे। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या जॉब कर रहे हो, वो ऑब्वियसली आपकी वेजेस डिसाइड होती हैं। बट मिनिमम वेजेस के हिसाब से 24,000 से ज़्यादा पैन इंडिया कहीं पे भी नहीं है। हाँ, कहीं नहीं है। जैसे अलग राज्यों की बात करें, हमारा झारखंड में भी ब्रांच ऑफिस है, तो वहाँ पे कुछ 12,700 का मिनिमम वेज है, जो कि हर महीने, हर साल 2 बार वो इंक्रीज होता है, अप्रैल और अक्टूबर में रिवाइज करते हैं। जी। बिहार में अलग है, यूपी में अलग है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, यूपी में नोएडा में लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमारा मिनिमम वेज नहीं दिया जा रहा है, लाइक दैट। अच्छा, आप एज ए कॉर्पोरेट लॉयर किस किस प्रकार के केसेस हैंडल करती हैं? देखिए, कॉर्पोरेट लॉ बहुत वाइड है। कॉर्पोरेट लॉ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मर्जर्स एंड एक्विजिशन आता है कॉर्पोरेट लॉ में। ये सारी चीज़ें हम हैंडल करते हैं। हम सारे रिकवरी मैटर्स हैंडल करते हैं, जितनी भी जैसे मैन्युफैक्चरर्स हैं, होलसेलर्स हैं, या XYZ जो भी कंपनी है जिनके पैसे फंसे हैं और वो पैसे नहीं निकाल पा रहे अपने वेंडर से, या XYZ किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति से या ऑर्गेनाइजेशन से, वो मैटर हम डील करते हैं। इसके अलावा हम कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राफ्टिंग हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह के अग्रीमेंट्स, चाहे वो नेशनली हो या इंटरनेशनली हो, वो हम हैंडल करते हैं। आर्बिट्रेशन हम हैंडल करते हैं, चाहे नेशनली हो या इंटरनेशनली हो। इस तरह के जितने भी कॉर्पोरेट मैटर्स हैं,
इसके अलावा हम इंसॉल्वेंसी भी हैंडल करते हैं। अगर किसी कंपनी को इंसॉल्वेंट घोषित करना हो या वो खुद कराना चाहते हो इंसॉल्वेंट अपने आप को, तो उसमें भी बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जो चल जाते हैं फिर बंद हो जाते हैं, उनको शट डाउन कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई कंपनी, हाँ, क्योंकि बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, आपको इंसॉल्वेंसी डिक्लेरेशन का जो डिक्री है, जो ऑर्डर है, वो हर कोर्ट में लगाना बहुत ज़रूरी होता है, अपने पास रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह के मैटर्स भी हम लोग हैंडल करते हैं। जितने भी कंपनी लॉ बोर्ड में NCLT जिसे हम बोलते हैं, एक अलग ट्राइब्यूनल है कंपनी के मैटर्स का। तो NCLT हर दिल्ली में भी है, हर स्टेट में अपनी एक अलग NCLT है, अगर नहीं है तो बेंच है। तो NCLT में जितने भी मैटर्स आते हैं वो हम हैंडल करते हैं। इसके अलावा वी आर ऑल्सो ऑन रिटेनरशिप्स बेसिस पे भी हैं हम बहुत सारी कंपनीज़ के। डे टू डे जो भी लीगल कंसल्टिंग चाहिए होती है वो सब हम प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से भी हैंडल आवर केसेस। अच्छा, आपके एंटायर एक्सपीरियंस के दौरान कोई ऐसा केस आया जिसमें किसी कंपनी ने बड़ी छोटी सी मिस्टेक की लेकिन उनको बड़ा हर्जाना भरना पड़ा, बड़ा लॉस हुआ? बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं बता दूं कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। जो कंपनीज़ हैं, चाहे वो किसी भी लेवल की कंपनी हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फॉलो नहीं करती, लीगल कंप्लाइंस नहीं करती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उनके अग्रीमेंट्स में जो क्लॉजेज हैं उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो ठीक से रिव्यू नहीं करते क्लॉजेस को, और बाद में जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वो फंस जाते हैं। दूसरी सिचुएशन ऐसी होती है जब वो एम्प्लॉयज़ को पे नहीं करते। ये सबसे बड़ी गलती होती है किसी भी ओनर की। अगर वो ये सोचते हैं कि हम उनकी जो सैलरी है वो डिले करते रहेंगे या हम पे नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओनर्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप एम्प्लॉय की सैलरी नहीं देते तो आपकी कंपनी बंद हो सकती है, क्योंकि जो एम्प्लॉय होता है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर में आता है। ही इज़ अ क्रेडिटर ऑफ ए कंपनी, और किसी भी क्रेडिटर को अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आप शट डाउन हो सकते हो। तो इस तरह की सिचुएशंस। और तीसरी जो सिचुएशंस हैं आजकल बहुत फेमस है, एक केस भी चल रहा है जो बहुत फेमस हुआ है आजकल, TCS का जो केस है, हर जगह छाया हुआ है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो नासिक का केस है, अभी बहुत ज़्यादा हाइप है वो। पॉश जो कंपनीज पॉश एक्ट एप्लीकेबल नहीं कर रही हैं, क्योंकि आजकल कोर्ट और गवर्नमेंट भी पॉश एक्ट को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। पॉश एक्ट इज़ प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्शुअल हैरेसमेंट। वर्क प्लेस में जो भी सेक्शुअल हैरेसमेंट होता है उसके लिए पॉश एक्ट है। एज पर द पॉश एक्ट ICC कमेटी हर एक कंपनी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कंपनी में ICC कमेटी नहीं है तो आप कंपनी शट डाउन कर सकते हो, या अगर ऐसा कोई केस आ गया जहाँ पे किसी लड़की के साथ वर्क प्लेस पे सेक्शुअल हैरेसमेंट हुआ है और आपने एक्शन नहीं लिया इवन आफ्टर हर कंप्लेंट, उस केस में भी अगर वो कंप्लेंट सीरियस आई, जैसे रेप का एलिगेशन आ गया, तो कंपनी बंद करनी पड़ सकती है। तो इस तरह की छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी के ओनर्स को नहीं पता या बोर्ड को नहीं पता, जिसकी वजह से कंपनी को या तो बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ता है या फिर कंपनी बंद होने की भी नौबत आ सकती है। तो मेरे हिसाब से ये जो 3 चीज़ें हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही हैं आज पर, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हूँ, तो जिस हिसाब से मैं समझ पाती हूँ ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कंपनी को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी एम्प्लॉय को उसकी कंपनी टाइम पे सैलरी नहीं देती है तो उसके पास क्या लीगल ऑप्शंस है, वो कहाँ जाए कि वो अपनी सैलरी ड्यूज अपने एम्प्लॉयर से निकलवा सके? देखिए, अगर कोई भी कंपनी का ओनर एम्प्लॉय को सैलरी नहीं देता तो दिस इज़ एन ऑफेंस, ये ऑफेंस है, और एम्प्लॉय का जो हक है वो कोई नहीं मार सकता। ये तो एम्प्लॉय अच्छे से समझ लें कि अगर कोई एम्प्लॉय डरा हुआ है कि भाई मिलेंगे, अगर मैं, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय जैसे आते हैं हमारे पास जो डरते हैं कि हम इतने टाइम कोर्ट में केस लड़ेंगे, हमें मिले, पैसे भी लगेंगे, हमें कुछ मिले या ना मिले। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि एम्प्लॉयज़ का हक कोई नहीं मार सकता। हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन जब आपको आपकी सैलरी मिलेगी तो वो इंटरेस्ट के साथ मिलेगी। तो किसी भी हाल में आपकी जो सैलरी है वो आपको मिलेगी। थोड़ा सा मैं प्रोसीजर बता देती हूँ। अब अगर फॉर एग्जांपल आप एक एम्प्लॉय हो जिसकी जो मिनिमम वेजेस में कवर होते हो, अगर आपकी हर स्टेट के हिसाब से, अगर फॉर एग्जांपल आप एक एम्प्लॉय हो जो कि लेबर एक्ट में कवर होते हो, मिनिमम वेजेस में कवर होते हो, तो आप लेबर कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। लेबर कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में है, लेबर कमिश्नर वहाँ होता है, आप वहाँ जाइए, अपनी कंप्लेंट दाखिल कराइए और डेफिनेटली कोई ना कोई आपको सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप मिनिमम वेजेस में नहीं आते हो, आप एक टॉप लेवल मैनेजर पे हो, या फिर आपकी सैलरी जो है वो 24,000 से ज़्यादा है, या मिनिमम वेजेस एक्ट जो आपके स्टेट में अप्लाई करता है उससे ज़्यादा है, तो आपके पास एक
रेमेडी ये है कि आप समरी सूट फाइल कर सकते हो। समरी सूट ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी। समरी सूट सिविल सूट से अलग होता है। सिविल सूट में लगता है बहुत टाइम, अगर हम रिकवरी फाइल करते हैं तो रिकवरी में लगता है बहुत टाइम। आप समरी सूट फाइल कर सकते हैं। समरी सूट बहुत स्पीडी प्रोसीजर है, ये एम्प्लॉयज को नहीं पता। तो ये समरी सूट कैसे फाइल करें? ये आप ऑब्वियसली आप किसी लॉयर से आप लॉयर को हायर करेंगे और वो आपकी एक प्रॉपर पेटिशन जो सूट होता है समरी सूट वो बनाएगा। ये एनसीएलटी में नहीं, एनसीएलटी में नहीं, ये नॉर्मल सिविल कोर्ट में जो भी आपके जुरिसडिक्शन में जो भी कोर्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, उसमें एक सिविल जज होता है जो सिविल जज आपकी जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा इस मैटर में। तो मैं सभी को बोलूंगी कि समरी सूट फाइल करिए, सिविल सूट फाइल मत करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है एम्प्लॉइज वो सिविल सूट फाइल कर देते हैं। सिविल सूट बहुत लंबा पड़ता है, हर डेट पे आना पड़ता है। समरी सूट बहुत शॉर्ट है और बहुत स्पीडी होता है, क्योंकि समरी सूट वो होता है जिसमें एविडेंस आपके सामने होता है, वो होता है समरी सूट। तो उसमें ट्रायल बहुत जल्दी होता है। तो इस तरह से हम लोग या तो लेबर कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं या फिर हम समरी सूट में आ सकते हैं। अगर किसी के साथ वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या बायस्ड डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो वो एम्प्लॉई कैसे इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है? देखिए, हमारे देश में जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज हैं अभी बहुत कमज़ोर हैं। एक कोई भी स्पेसिफिक ऐसी लेजिस्लेशन आज तक बनी नहीं है जो वर्क प्लेस पे हो रही डिस्क्रिमिनेशन को उसका कोई हल निकाले। बट फिर भी हमारे पास ऐसी बहुत सारी अदर रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। जैसे BNS में हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आ सकते हैं, हम FIR करवा सकते हैं, हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पे मेरे साथ वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब वो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेशन है किस तरह का। अगर आपको सैलरी एग्जैक्टली अगर हो सकता है कि आपकी सैलरी इक्वल नहीं है, तो वो एक आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो उसके लिए एक अलग लिटिगेशन है। अगर आपके साथ रिलीजन के बेसिस पे या कलर या आप कहाँ से आते हो उसके बेसिस पे अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसका अलग रिकोर्स है। अगर आपके साथ ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे अगर लड़की के साथ कोई अलग डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सेक्शुअल का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर लड़कियों के साथ किसी भी तरह का हैरेसमेंट होता है तो उसके लिए पॉश एक्ट है, बट लड़कों के साथ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसके लिए कोई एक्ट नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा गैप है यहाँ पे। इसलिए मैंने बोला हमारे देश में जो वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन का जो टॉपिक है ना, अभी वो बहुत ही लूज है, इसमें इतने ज़्यादा लॉज नहीं बने। बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, एविडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये आके बोल देना कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कुछ नहीं होगा। प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ कैसे करोगे आप? हालांकि अदर रेमेडीज हमारे पास अवेलेबल हैं। हम उस बंदे के अगेंस्ट, उस व्यक्ति के अगेंस्ट हम कंप्लेंट कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में जाके और एक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं होगा, बट जहाँ प्रॉब्लम आती है उसको विटनेस प्रस्तुत करने पड़ेंगे, क्योंकि खुद के बोलने से तो सिर्फ होगा नहीं, अगर एविडेंस ना हो। विटनेस पार्ट है इस चीज़ का, बट मैं यही बोलूँगी कि एम्प्लॉय को एविडेंस रखना बहुत ज़रूरी है, विटनेस हो या ना हो। लेकिन अगर आपके पास एविडेंस है, कोई कॉल रिकॉर्डिंग हो आपके पास, कोई वीडियो हो आपके पास जहाँ पे साफ ये दिख रहा है कि आपके साथ किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड हो आपका, या आपके पास सेवरल मेल चेन हो कि देखिए किस तरह से मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगर आप एविडेंस रखेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोल्यूशन इसका मिलेगा एंड द ओनर विल हैव टू पे फॉर इट। ही कैन ऑल्सो पे कॉम्पनसेशन, हम लोग इस लेवल पे ला सकते हैं उसको, बट द एविडेंस इज द की। गॉट इट। अच्छा, किसी एम्प्लॉय को अगर बिना किसी नोटिस के टर्मिनेट कर दिया जाता है तो ऐसे केस में एम्प्लॉय के क्या राइट्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो एम्प्लॉयज़ को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट साइन करते हो तो उसको प्लीज़ रिव्यू कर लो अच्छे से, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट ही है जो आपकी एम्प्लॉयर रिलेशनशिप को गवर्न करता है। आज भी हमारे देश में एम्प्लॉयज़, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत होती है ऑन द स्पॉट कि उन्हें जॉब चाहिए होती है किसी भी तरह से, वो लोग एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट रिव्यू नहीं करते, ना किसी से कराते हैं, ना कंसल्ट करते हैं, बस साइन करके ख़त्म। सबसे बड़ी गलती यहाँ होती है। सो एम्प्लॉय पहले एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट पढ़े अपना। अगर एम्प्लॉयर ने लिखा है कि हम आपको इमीडिएट बेसिस पर टर्मिनेट कर सकते हैं और आपने उस पर साइन कर दिया है तो आप टर्मिनेट हो जाओगे, फिर आप आवाज नहीं उठा सकते अपनी। इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है तो आपने अग्री कर लिया था। एग्जैक्टली, क्योंकि ओनर का ये डिफेंस आएगा कोर्ट में कि हमने तो पहले ही इनको बता दिया था कि भाई हम तो किसी भी टाइम बिना नोटिस के आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। गलती यहाँ होती है। अगर एम्प्लॉयर ने ये लिख के दिया है कि भाई मैं 15 दिन का नोटिस दूंगा, 1 महीने का नोटिस दूंगा, 2 महीने का नोटिस दूंगा,
तो वो एज पर द अग्रीमेंट ही चलेगा। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो अग्रीमेंट में अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कई एम्प्लॉयज़ होते हैं जो प्रोबेशन पे होते हैं जी। तो उनके लिए इमीडिएट टर्मिनेशन का क्लॉज हमेशा होता है। Correct. कई एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कंफर्म्ड होते हैं, जी। उनके लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा। जी। बट अगर आपके अग्रीमेंट में ये लिखा है कि हम आपको इमीडिएट बेसिस पे कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं, तो फिर आपका राइट वहीं पे खत्म हो गया। फिर आप कोर्ट में आपको बहुत लंबा लड़ना पड़ेगा, हो सकता है आपको कुछ मिले या ना मिले। सो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट को जरूर रिव्यू करो। उसमें एक एक क्लॉज ऐसा है जो आप उसको समझिए पहले कि इसकी क्या जो है रिप्रिकॉशंस हो सकती हैं, उसके बाद आप उसको साइन करिए। बट एक अदरवाइज मैं आपको एक एज पर, क्योंकि हम लोग बहुत सारे केसेस ऐसे देखते हैं, जनरली 90 डेज का जो नोटिस पीरियड होता है वो देना होता ही है। तो अगर आपके एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट में चलो बाई चांस नहीं भी लिखा हुआ, लेकिन 90 डेज का स्टिल वीकेंड हम लोग किसी तरह से हम लोग कोर्ट से वो ऑर्डर ला सकते हैं। बट अगेन मतलब अगर आपको सेफ सिक्योर रहना है, अगर सेफ गार्ड अपना चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट में आप ये क्लॉज जरूर लिखवाइए कि आपको कितने महीने का नोटिस पीरियड चाहिए। प्रॉब्लम ये है ना कि एम्प्लॉय भी तो नहीं चाहता है ना कि जब उसको छोड़ना हो जॉब तो 90 दिन के लिए बंद है, क्योंकि नई जॉब उसको मिलेगी नहीं कभी। आजकल एम्प्लॉयज़ भी क्या करते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं तो क्या कहते हैं कि सर कम से कम मेरा वहाँ पे ज्वाइनिंग ऑफर आ गया है, बढ़िया सैलरी मिल रही है, प्लीज नोटिस को वेव ऑफ कर दो, रिक्वेस्ट करते हैं। Exactly. या अगर 90 दिन का अगर लिखवा दिया तो 90 दिन का तो दोनों तरफ से अप्लाई हो गया। एग्जैक्टली तो ये जो सिचुएशन छोड़ते वक्त तो वो भी फंस जाएंगे 3 महीने के लिए। ये जो सिचुएशंस आती हैं, इसी के लिए हम अग्रीमेंट बनाते हैं। हाँ। हमें नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह से माइंड सेट चेंज होगा, तो इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड 30 डेज का चलता है ज्यादातर कॉर्पोरेट्स में। नहीं 90 डेज का भी चलता है, 30 ऐसा कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। डिपेंड करता है कॉर्पोरेट के ऊपर कि वो कंपनी क्या रखना चाहती है अपने एग्रीमेंट में। बिल्कुल, इट डिपेंड्स ऑन दी अग्रीमेंट टू अग्रीमेंट। और क्योंकि ये अग्रीमेंट एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे ही साइन होता है, ऑब्वियस सी बात है, तो कंपनी के पास हमेशा ये डिफेंस होता है कि एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करने से पहले हमने सब कुछ बता दिया था। अब आप ये रेज नहीं कर सकते हमारे सामने क्वेश्चन कि भाई मेरे को आपने नोटिस पीरियड क्यों नहीं दिया, या क्यों मेरा वेव नहीं कर रही, या XYZ जो भी सिचुएशन हो। में लिखा हुआ है कि 30 या 60 या 90 डेज का हम नोटिस रखते हैं बोथ साइड्स, तो या तो वो 90 डेज की सैलरी या 60 डेज की सैलरी जो भी एग्रीमेंट में है वो देके फिर टर्मिनेट करता है तो भी वो लीगल है। बिल्कुल या तो आप नोटिस पीरियड दोगे या नोटिस पीरियड की आप सैलरी दोगे। तो जिस तरह से भी आप क्लोजर चाह रहे हो उस तरह से वी कैन सेटल इट आउट। तो ये कॉर्पोरेट्स को समझना होगा कि अपने एम्प्लॉयज हायरिंग के दौरान भी एक तो ये जरूर मेंशन करें, और एम्प्लॉयज को भी समझना पड़ेगा कि वो एक बार क्लॉज देख ले कि कितने डेज का नोटिस पीरियड लिखा हुआ है। कॉर्पोरेट्स आर वेरी स्मार्ट, तो उनको तो पता है उनको क्या करना है क्या नहीं करना। एम्प्लॉयज के लिए बहुत जरूरी है कि वो जरूर रिव्यू करे, क्योंकि अल्टीमेटली जो फंसते हैं वो बेचारे एम्प्लॉयज ही होते हैं। एक कॉर्पोरेट लॉयर का रोल कॉर्पोरेट केसेस हैंडल करने तक ही सीमित होता है, या फिर पहले से भी प्रिवेंटिव लीगल हेल्प दे सकते हैं आप कॉर्पोरेट्स को? देखिए, कॉर्पोरेट लॉयर ऑब्वियसली आपके लिटिगेशन में तो हेल्प करेगा ही करेगा, जो भी आपके केसेस आ रहे हैं उसमें तो कहीं ना कहीं बेस्ट सोल्यूशन आपको देगा ही देगा। लेकिन कॉर्पोरेट लॉयर साथ में स्टार्टिंग से लेके रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग, आपको जिस तरह की लीगल स्ट्रैटेजी जो एक कॉर्पोरेट लॉयर आपको बताएगा वो आप कभी नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे मैं एक अग्रीमेंट की बात करती हूँ फिर से, एक अग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज जब आता है, ये किसी को नहीं पता है कि जब अग्रीमेंट में अगर आप आर्बिट्रेशन क्लॉज साइन कर देते हैं जी। तो आपका जो सिविल राइट है वो खत्म हो जाता है, फिर आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। फिर आप आर्बिट्रेशन करेंगे। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट ये साफ साफ कहता है कि अगर आपने आर्बिट्रेशन पे साइन कर दिया तो कोर्ट भी इन्वॉल्व नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट खुद इन्वॉल्व नहीं होता ऐसे केसेस में जहाँ पे आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है। आर्बिट्रेशन और सिविल में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, आर्बिट्रेशन इज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। आर्बिट्रेशन में हम कोर्ट नहीं जाते हैं, आर्बिट्रेशन में कोई जज नहीं होता है, आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर होता है जिसको हम थर्ड पार्टी बोलते हैं, जो आपकी आउट ऑफ द कोर्ट जो मीडिएशन करते हैं, सेटलमेंट करते हैं, उस प्रकार का कुछ होता है। मीडिएशन की तरह ही आर्बिट्रेशन होता है। एंड आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं, कोर्ट के प्रेमाइसेस में भी हैं, आउट ऑफ द कोर्ट भी हैं। और आर्बिट्रेशन आप
आर्बिट्रेटर के ऑफिस में भी कर सकते हैं। अब जैसे हम दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट में एक आर्बिट्रेशन का पूरा एक प्रीमाइसेस है, एक सेटअप बना हुआ है, मेडिएशन का एक पूरा सेटअप बना हुआ है। तो उसमें वो सिविल कोर्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा। एग्जैक्टली, ये चीज़ नहीं पता ना, एम्प्लॉयज़ को भी नहीं पता, ये साइन करके आ जाते हैं। तो जैसे ही आप आर्बिट्रेशन पे आपने साइन कर दिया, आपका सिविल राइट वहीं ख़त्म हो गया। अब आप कोर्ट नहीं आ सकते, अब आप आर्बिट्रेशन करिए। तो क्या आर्बिट्रेशन में उनका नुकसान है? वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। लॉ को फॉलो करके उनके अगेंस्ट में तो कोई डिसीजन नहीं सुना सकता ना आर्बिट्रेटर। देखिए, जो कंपनीज होती हैं वो बहुत स्मार्ट होती हैं, उनकी पूरी लीगल टीम है, उनको पता है कि अगर मैं आर्बिट्रेशन कराऊंगा तो आर्बिट्रेटर्स किस तरह से फैसला लेंगे, किस तरह से फैसला नहीं लेंगे। उनको वो बहुत खेले हुए लोग होते हैं जो कंपनीज होते हैं। तो आप कह रहे हैं आर्बिट्रेटर बायस्ड होते हैं? बायस्ड मैं ये नहीं कह रही कि बायस्ड होते हैं, बट उनका जो पैटर्न होता है वो हमें पता होता है। जैसे किसी भी जज का पैटर्न मुझे पता है। अगर आज मेरा मैटर किसी हाई कोर्ट में एक जज के पास लगा हुआ है तो मुझे पता है उनका क्या पैटर्न है, वो कितनी बार बेल देते हैं, कितनी बार नहीं देते हैं। अच्छा, मेरे को पता होता है वो किस पॉइंट पे। कई जजेस ऐसे होते हैं जो जिनका 90% बेल का रिकॉर्ड है कि वो दे ही देते हैं, उन्होंने देनी है बेल, तो हमें उनका रिकॉर्ड पता है। तो हमें पता है कि अगर तभी तो हम केस कैसा भी हो, मतलब केस कैसा भी हो, हाँ एग्जैक्टली, मतलब वो मतलब बहुत ही मतलब क्या बोले एम्पैथी वाले के एम्पैथी डिपेंड ऑन जजेस टू जजेस। हाँ, डिपेंड ऑन जजेस टू जजेस। कई केसेस में रिलीफ का नंबर बहुत हाई होता है। कई केसेस में कई जजेस होते हैं जो कुछ भी हो जाए बेल देते नहीं है। तो हमें जजेस का जैसे जिस तरह से रिकॉर्ड डेटा पता होता है। जानने को मिली है मुझे कि जजेस को भी लोग जज करते हैं 100%। ये तो दिस इज अ प्रैक्टिस। अच्छा, ये तो प्रैक्टिस है। क्या बात तो आर्बिट्रेटर का भी हमें पता होता है कि कितने % चांसेस हैं कि हमें रिलीफ मिल जाएंगे एक पर्टिकुलर ग्राउंड पे, या कितने % नहीं मिलेंगे। तो जिनका रोज का काम है उनको दे आर वेरी उनको सब पता है, बट जिनका रोज का काम नहीं है जैसे कि एम्प्लॉइज, वो फंसेंगे, राइट। तो आर्बिट्रेशन एक अलग सेटअप होता है जिसमें रोज का काम तो उसके साथ होगा, लेकिन जो पेशेवर हो जानबूझकर हर बार बदमाशी करने के आप पेशा ही बना रखा होगा उसने। अब बदमाशी तो क्रिमिनल लॉ में आ गई। खैर सिविल मैटर्स की मैं अगर कह सकते हैं, हाँ, मतलब चीट कर रहे हैं वो अपने एम्प्लॉइज के साथ। राइट। और अगर मैं सिविल मैटर्स की बात करूं तो सिविल मैटर्स में आर्बिट्रेशन होता है, क्रिमिनल मैटर्स में आर्बिट्रेशन नहीं होता, सिविल मैटर्स में ही होता है। तो इस तरह की चीजें हैं जो एम्प्लॉइज को नहीं पता होती, तो जहाँ फंस जाते हैं। वो एक क्या क्लॉज लिखा होगा जिसको अवॉइड करे? आर्बिट्रेशन लिखा होगा, और ये जो क्लॉज होता है वो जनरली एंड ऑफ द अग्रीमेंट में होता है, स्टार्टिंग में नहीं होता, हमेशा एंड में होता है। जैसे लिखा होगा आर्बिट्रेशन का जो है लोकेशन सिटी दिल्ली होगा, हाँ वो जुरिडिक्शन होता है। बट आर्बिट्रेशन लिखा होगा, या आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन लिखा होगा, या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लिखा होगा, या गवर्निंग लॉज लिखा होगा। तो ये जो क्लॉजेस होते हैं वो हमेशा अग्रीमेंट के एंड में होते हैं। एंड बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो कई बार थोड़ा ना छुपा के लिखना ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि ना पता चले कि आर्बिट्रेशन है, कोई ना पढ़े। जनरली लोग पढ़ते भी नहीं। और ये सिर्फ एम्प्लॉयर के केस में लिमिटेड नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी भी खरीदने जा रहे हो, अगर आप बायर्स अग्रीमेंट भी पढ़ोगे तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं आर्बिट्रेशन क्लॉज दिख जाएगा। आप कोई भी लेते हैं बैंक से, हर जगह लिखा होता है, ये सब हर जगह लिखा होता है। जिन कंपनीज को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप छोटे से छोटा अगर अग्रीमेंट भी कर रहे हो, रेंट अग्रीमेंट में भी आर्बिट्रेशन लिखवा सकते हैं। दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना अग्रीमेंट रिव्यू जरूर कराइए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका राइट जो है वो वायलेट होगा तो आप क्या कर सकते हो। अगर आर्बिट्रेशन आपका सिविल राइट खत्म कर देता है तो आर्बिट्रेशन क्लॉज आप सोचिए पहले, आपको साइन करना है, आपको नहीं करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बेनिफिट हो, या बेनिफिट या नॉन बेनिफिट की बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप सिविल कोर्ट जाना चाहते हैं तो आप सिविल कोर्ट जाइए, आप आर्बिट्रेशन पे साइन मत करिए। अगर आपको आर्बिट्रेशन से समझ आता है, जॉब के लेने के वक्त डिसाइड करना होगा ना उसे। एग्जैक्टली, वो एम्प्लॉय को ऑन द स्पॉट डिसाइड। इसीलिए मैं बोलती हूँ एम्प्लॉय हमेशा एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट ज़रूर रिव्यू कराइए। और एम्प्लॉयर को मैं ये बोलूँगी कि वो अपना अग्रीमेंट इस तरह से बनाइए कि उनको नुकसान ना हो, उनको फ़ायदा हो। क्योंकि कई एम्प्लॉयज ऐसे भी होते हैं जो कंपनी के एसेट लेके भाग जाते हैं। उनका क्या करेंगे आप? जो लैपटॉप्स लेके चले गए वापस रिटर्न नहीं कर रहे हैं, जो कंपनी ने जो भी एसेट्स दिए हैं वो लेके चले गए, रिटर्न नहीं कर रहे हैं, राइट। कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिन्होंने कमिटमेंट पीरियड साइन किया होता है कि हम 1 साल से पहले रिजाइन नहीं करेंगे, लेकिन वो रिजाइन कर देते हैं। उनका आप क्या करेंगे? कई एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं, या ठीक से काम नहीं करते, या सॉलिसिट कर लेते हैं, या उनका डेटा चोरी कर लेते हैं, ये सब चलता है। तो
एम्प्लॉयर को ये देखना ज़रूरी है कि मैं ऐसा अग्रीमेंट बनाऊँ कि मुझे नुकसान ना हो, और एम्प्लॉयज़ को ये देखना ज़रूरी है कि मेरे राइट्स तो वायलेट नहीं होंगे कहीं। तो सारा जो गवर्न एम्प्लॉयर का जो रिलेशनशिप है वो सारा अग्रीमेंट से बेसिकली कवर होता है। लेकिन अग्रीमेंट बनाने का भी आप लॉ को बाईपास नहीं कर सकते, तो लॉ को ध्यान में रख के आपको अग्रीमेंट बनाना है। कनिका जी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत बढ़िया आपने सजेशंस दिए हैं और आई होप कि एम्प्लॉयज़ को अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने में बहुत मदद मिलेगी। अभी क्या होता है, कई कंपनी जब एम्प्लॉयमेंट ऑफर करती है तो एक बॉन्ड साइन कराती है कि आपके ऊपर हम ट्रेनिंग में या कोई भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 1 ईयर का, 2 ईयर का, कोई भी पीरियड हो सकता है, 6 मंथ्स टू 2 ईयर, 3 ईयर्स भी होते हैं। अगर वो एम्प्लॉई बॉन्ड साइन करके और उसके पहले ही रिजाइन करके निकल जाता है तो उसके ऊपर क्या लीगल कंसिक्वेंसेज या लाइबिलिटी आ सकती है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बॉन्डेड लेबर है वो बैन है। बॉन्डेड लेबर अब खत्म हो चुका है, बट आजकल बंधुआ मजदूर आप नहीं बना सकते। लेकिन कंपनीज क्या करती है, आपसे क्लॉज साइन कराती है कमिटमेंट पीरियड के नाम से। सो इट विल नॉट बी अ बॉन्ड, इट विल बी अ कमिटमेंट पीरियड। अब कमिटमेंट पीरियड वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, अगर आपने वो कमिटमेंट पीरियड साइन किया है तो अगर आप उससे पहले रिजाइन करते हो तो आपको हर्जाना देना पड़ेगा, आपको लायबिलिटी देनी पड़ेगी। ऐसा ही रिसेंट केस एक दिल्ली हाई कोर्ट में आया था जहाँ पे एम्प्लॉय का 2 साल का कमिटमेंट पीरियड था, लेकिन उसने 1 साल में रिजाइन कर दिया। तो बचे हुए 1 साल का जो सेटलमेंट हुआ वो 3 लाख रुपए में हुआ और एम्प्लॉय को 3 लाख रुपए कंपनी को देने पड़े। तो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि आप कमिटमेंट पीरियड का क्लॉज अगर साइन कर रहे हैं तो आप बहुत सोच समझ के साइन करिए। अगर आप नहीं कर सकते कमिटमेंट पीरियड तो आप मत करिए, आप उस वहीं पे ही उसको या तो आप ऑब्जेक्ट कर लीजिए, बट उसको साइन मत करिए। और अगर आपने साइन किया है तो कोई भी सर्कमस्टांस हो, चाहे वो मेडिकल सर्कमस्टांस हो, क्योंकि मैक्सिमम एम्प्लॉयज यही बोलते हैं कि आई एम नॉट मेडिकली फिट, मेरी तबीयत खराब हो गई है, या घर का कोई रीज़न देते हैं, या बोलते मुझे आगे पढ़ना है। आप कोई भी रीज़न दीजिए, बट आप जो है कमिटमेंट पीरियड को ब्रीच नहीं कर सकते। और उसका रीज़न ये है कि कंपनी ने आपकी हायरिंग में पैसा लगाया होता है, अगर आपको ट्रेनिंग दी है तो ट्रेनिंग में पैसा लगाया होता है। कंपनी ने अगर कमिटमेंट पीरियड साइन कराया है तो उस कंपनी फ्री हो जाती है उस कमिटमेंट पीरियड के नाम पे कि हमें अब दोबारा से प्रोसेस नहीं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं करना या वॉक इन प्रोसेस नहीं करना। तो कंपनी का भी एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टमेंट लगा होता है आपके ऊपर। तो अगर आप कमिटमेंट पीरियड को ब्रीच करोगे तो वो सारे एक्सपेंसेस मिला के जो भी आपका सेटलमेंट अमाउंट बनता है वो आपको कंपनी को देना पड़ेगा। सो प्लीज कमिटमेंट पीरियड है वो आप ध्यान से रिव्यू करिए। गॉट इट। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कनिका जी। बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है एम्प्लॉई या और एम्प्लॉयर के बीच में, तो कोर्ट जाने के बजाय क्या बीच में ही डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सकता है किसी तरीके से? देखिए, बिल्कुल रिजॉल्व किया जा सकता है। कंपनी में अगर आप हर कंपनी में ग्रीवियंस सेल जरूर होता है, बट अगर ग्रीवियंस ना भी हो तो हम ऑब्वियसली बातचीत के थ्रू इसको रिजॉल्व कर सकते हैं और HR टीम के साथ आप रिजॉल्व कर सकते हैं। और देखिए, मैक्सिमम कंपनीज भी लिटिगेशन में जाना नहीं चाहती एम्प्लॉयज़ के मैटर में। वो तभी लिटिगेशन में जाती है जब कोई बहुत इरिपेरेबल लॉस हुआ हो, डैमेजेस हुए हों, या कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ी इशू हुआ हो, तभी कंपनीज प्रेफर करती हैं। एल्स कंपनी भी चाहती हैं कि हमारा एम्प्लॉयज़ के साथ जो डिस्प्यूट है वो कंपनी में रिजॉल्व हो जाए। तो बहुत सारे मौके पहले ही दिए जाते हैं, लीगल नोटिस भी दिया जाता है, ऑब्वियसली आपको मेल भी आएगा, बहुत सारे मौके दिए जाते हैं कि आप मीटिंग्स करिए। तो आप अगर उसी चीज़ में पार्टिसिपेट करके, चाहे आप लॉयर के साथ कंसल्ट कर लीजिए अपनी कंपनी को, या अपने लॉयर से बोल दीजिए कि आपका लॉयर जो है वो नेगोशिएट कर लेगा कंपनी के साथ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी पॉसिबल हैं। और ऑब्वियसली एमिकेबल सेटलमेंट से अच्छा कुछ नहीं होता है कि एम्प्लॉय के बीच में। सो ऑब्वियसली हम बीच में सेटल कर सकते हैं, बट अगर सेटल नहीं होता then obviously the court is the last option. All right. Thank you so much, Kanika ji, for giving so much time and valuable suggestions to employers both. I hope कि आपने जो suggestions दिए हैं वो इंटरनेट के जरिए जो लोग देख रहे हैं, कई लोगों को गाइडेंस में मिलेगा जो एम्प्लॉयज़ हैं। और एम्प्लॉयर्स को अगर आपको किसी भी प्रकार से कॉर्पोरेट लॉ में लीगल हेल्प चाहिए, कंसल्ट कनिका भारद्वाज जी। शी हैज़ अ लॉ फर्म इन साउथ दिल्ली and her contact details will be mentioned in the description box of the podcast video. Thank you. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ राहुल रंजन सिंह और आप देख रहे थे द राहुल रंजन शो।
जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए एक्सपर्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।